नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। सीधा आपका परिचय कराता हूं। उपेंद्र यादव हैं और राजस्थान में बेरोजगारों के लिए एक तरह से संघर्ष का एक प्रतीक हैं, एक आशा की एक उम्मीद की का प्रतीक हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ वैसे इन्होंने बना रखा है। और आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बेरोजगारी के बारे में बात क्यों नहीं करता या उपेंद्र यादव के साथ और ज़्यादा बात क्यों नहीं करता, तो आपका कहना मेरे लिए शर्मा थे। और मेरे साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ उपेंद्र का कि थोड़ा-सा वक़्त निकाला है। तो उपेंद्र, लेटेस्ट ये है कि 7 जून को आप जयपुर में युवा बेरोज़गार महासम्मेलन करने जा रहे हैं। जातियों के सम्मेलन हमने देख लिए, जाट महासम्मेलन देख लिया, ब्राह्मण महासम्मेलन देख लिया, गूजरों का महासम्मेलन देख लिया और अब बेरोज़गारों का महासम्मेलन। बाकी जो महासम्मेलन होते हैं तो उससे राजनीतिक पार्टियाँ थोड़ा-सा डरती हैं और थोड़ा उस जाति विशेष को अ, थोड़ा संरक्षण देने की, उनके साथ अपने मनमुटाव दूर करने की कोशिश करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपसे क्या सत्तारूढ़ पार्टी क्यों क्यों डरना चाहिए और विपक्ष को यानी बीजेपी को भी क्यों डरना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कि आप आवाज़ बुलंद कर रहे हो युवाओं की। और ये युवा बेरोज़गार महासम्मेलन हम 7 जून को जयपुर त्रिवेणी नगर में आयोजित कर रहे हैं। और इसमें एक जाति के नहीं, सभी जाति के, सभी समाज के, सभी धर्म के लोग सम्मिलित होंगे। और इस पे हम लोग अलग-अलग सेशन बुला रहे हैं। हर पार्टी के नेताओं को बुला रहे हैं कि पेपर लीक को लेकर चर्चा होगी कि पेपर लीक से क्या-क्या नुकसान हुआ हो युवाओं को, इसका क्या निस्तारण है, क्या रास्ता है और क्या हालात युवा बेरोज़गारों को बना है। रोज़गार को लेकर चर्चा होगी कि राजस्थान में कितनी नौकरियां, केंद्र सरकार की ये कितनी नौकरियां दे देगी, आगे क्या योजनाएं हैं, क्या युवाओं के लिए करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से मैं कह सकता हूं कि चुनावी जो साल है उसको लेकर युवा अपनी ताकत दिखाएंगे कि युवा एक इस महासम्मेलन से एक अपनी हुकार भरेंगे कि हम लोग जो युवा हितैषी पार्टी होगी जिसके पास योजनाएं होंगी, पेपर लीक रोकने की क्षमता होगी, रोजगार देने की क्षमता होगी और जो युवा हितैषी होगा उसके साथ हम लोग इस महासम्मेलन के माध्यम से एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। युवा अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है और कोशिश करेंगे विद्वान जनों से जानने की कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी की जो सबसे बड़ी समस्या है, पेपर लीक से जैसे सहित जो बड़े बड़े वादे करते हैं, युवा एक जीत की चाबी होती है। तो युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान और इन सबको लेकर एक ये महासम्मेलन बुलाया जा रहा है। यानी कि महासम्मेलन महासम्मेलन की कड़ी का पहला सम्मेलन होगा। जी। लगातार आप दबाव बनाए रखेंगे अगले अक्टूबर-नवंबर तक। हाँ, बिल्कुल, युवाओं का बड़ा रोल होगा चुनाव में इस बार। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये चुनाव रोज़गार और नौकरी पर हो, क्योंकि हर बार जाति और धर्म में यूथ भी बढ़ जाता है, हर बार चुनाव बढ़ जाता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं इस सम्मेलन के माध्यम से कि हमें जाति और धर्म के आधार पर नहीं बँटना, हमें रोज़गार और नौकरी, जो युवाओं के हित में जो कार्य पार्टी करेगी, नेता करेगा, उसके प्रति हम अंतिम समय में निर्णय लेंगे। तो ये युवाओं को जगाने के लिए तो और राजस्थान में भी चुनाव हैं, बगल के मध्य प्रदेश में भी चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हैं। तो कम से कम मध्य प्रदेश में भी आपका ये जो सम्मेलन है, इसका विस्तार की आप कोई संभावना देखते हैं? अगर वहाँ के बेरोज़गार आपसे अप्रोच करते हैं तो? देखो, उत्तर प्रदेश है वो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कई राज्यों के अभ्यर्थी संपर्क करते हैं। क्योंकि ये देश का पहला ऐसा संगठन है जिसने 300 से ज़्यादा आंदोलन किए और 2 से ढाई लाख लोगों को सफलता से नौकरी मिली है। तो ये सफलतापूर्वक एक संगठन है। लेकिन समय यहाँ ही नहीं मिल पाता। यहाँ अभी 1 लाख करीब 2 लाख भर्तियाँ जो पेंडिंग है उसके समय पे पूरी करवाना, चुनौतियाँ खूब है। पेपर लीक की चुनौतियाँ, बहुत चुनौतियाँ, तो समय नहीं मिल पाता। जब हम लोग यहाँ की समस्याओं को हल नहीं कर पाते, तो दूसरी जगह जाकर कैसे समस्या हल कर पाएँगे? जब घर की समस्या हल होगी, तो ही पड़ोसी की समस्या हल कर तो अभी पाएँगे। आपने जैसे राजस्थान में 2 लाख नौकरियों की बात कही, तो 5-6 महीने बचे हैं आचार संहिता लागू होने में। उससे पहले 2 लाख नौकरियाँ पूरी देने का वादा जो अशोक गहलोत ने किया है, जिसमें से अभी क्या प्रक्रिया है कि क्या प्रक्रिया शुरू हो गई है या ज़ीरो से स्टार्ट अप करना है? देखो, 1 लाख तो भर्तियाँ प्रक्रियाधीन है, जिसमें 48,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जिसका परिणाम नहीं आया। और जिसके लिए और इसके अलावा 55 और 46 पदों पर पीटीआई भर्ती है, 6,000 पदों पर स्कूल व्याख्याता है, लाइब्रेरियन है, प्रयोगशाला सहायक है, चिकित्सा विभाग की है। कल भी हमने 2000 से ज़्यादा युवाओं के साथ कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी करने की मांग की। सीईटी का अभी तक परिणाम नहीं आया, जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान पुलिस, आरएएस,
एसआई, कृषि परीक्षक, संगणक, स्टेनोग्राफर, तमाम भर्तियों का जो वर्गीकरण होना है। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि 10 फरवरी को जब घोषणा की गई बजट की, तो भर्ती की घोषणा नहीं हुई। तो 15 फरवरी को हमने शहीद स्मारक पर बैठकर अन्न त्याग दिया। उसके बाद 16 फरवरी को मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख पदों की घोषणा की। लेकिन उन पदों का वर्गीकरण हो, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से मेरी मीटिंग हुई थी। मैंने कहा कि इन पदों का वर्गीकरण किया जाए, कौन से विभाग में कितने पदों पर भर्ती आएगी, इनका कैलेंडर जारी होना चाहिए, इनकी विज्ञप्तियां जारी होनी चाहिए और बताया जाना चाहिए कि इस विभाग में इन पदों पर भर्ती आएगी और इसकी एग्जाम अब होगी। यानी उसकी अशोक मांग गहलोत कर रहे हैं। सरकार जिस स्पीड पर काम कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं? अभी फिलहाल आने वाला समय बता पाएगा कि जो मुझे लगता है कि 5-6 महीने हैं। यदि 5-6 महीने में जो 1 लाख जो प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूरी कर देंगे और 1 लाख की जो घोषणा की है उसको पूरी कर देंगे, पेपर लीक को रोक पाएंगे और जो युवाओं से जो वादे पूरा कर पाएंगे तो बेहतरीन होगा, हम साथ भी देंगे। और युवाओं को न्याय नहीं मिल पाया तो वो अंतिम जो युवा बेरोजगार महासम्मेलन के बाद हम पूरे राजस्थान में युवाओं से राय लेंगे, उस समय अंतिम निर्णय लेंगे। लेकिन ये जरूर है, इस चुनाव में युवाओं का बड़ा महत्वपूर्ण और योगदान होगा। मोदी सरकार जो भारत भर में नौकरियों का जो वादा किया, 10 लाख नौकरियों का, उसके प्रगति से आप संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं? नहीं, लगातार हम तो आवाज उठा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि 10 लाख भर्तियां खाली बताकर उनको पूरी करने का वादा किया था, लेकिन वो वादा आज भी अधूरा है। युवा बेरोजगार महासम्मेलन में बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियों के हम जो तमाम पार्टियों को नेताओं को हम बुला रहे हैं, तो वहां यही चर्चा की जाएगी कि राजस्थान में क्या हुआ, केंद्र सरकार में क्या हुआ, क्या उनको करना चाहिए, क्या वादे थे, क्या आगे उनका रोड मैप है। तो ये सारी चीज बेरोजगार महासम्मेलन एक वो नहीं है कि साहब ये कर दो, वो कर दो, टिकट दे दो, वो दे दो। वो सम्मेलन नहीं, ये सम्मेलन है आईना दिखाने का, ये सम्मेलन है युवाओं की ताकत दिखाने का, ये सम्मेलन है पेपर लीक रोकने का, ये सम्मेलन है युवाओं की ताकत। क्योंकि हर बार कोई जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट ले लेता है, तो युवाओं को जगाने का तो महत्वपूर्ण युवा बेरोजगार महासम्मेलन 7 जून को राजस्थान की धरा पर जगाना युवाओं को है, जगाना उन नेताओं को है जिनको अच्छी तरह पता है कि राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव है उसमें 50% मतदाता है वो 35 साल से नीचे की उम्र का होने वाला है, युवा मतदाता है। और उसमें से एक अधिकांश बेरोजगारी की समस्या को झेल रहा है या आने वाले समय में झेलेगा। देखो, नेताओं को तो हम चेताएंगे, वहां से चेताएंगे कि हम झांसे में नहीं आने वाले। और युवाओं को, जब युवा नेताओं की बातों को सुनेगा, जब तमाम पार्टियों को नेताएंगे अपने वो रोड मैप रखेंगे, हम ये करेंगे, ये कर दिया, तो उसके बाद युवा समझ जाएगा कौन गोली दे रहा है, कौन काम कर रहा है, क्या इनकी योजना है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, पेपर लीक के मामले में अभी बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के मेंबर हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई, ड्राइवर की, बेटे की, और ये तमाम चीज़ें पता लगी। तो एक नेक्सस अब उभर कर सामने आ रहा है कि एक आरपीएससी का मेंबर है, वो पेपर बेच देता है एक शिक्षक को, शिक्षक पेपर बेच देता है नीचे पेपर माफिया को, पेपर माफिया उसको बसों में सॉल्व कराता है। तो आपको लगता है कि ये नेक्सस जब पकड़ में आया है तो इसमें अब आरपीएससी के और बड़े लोगों के शामिल होने की आशंका से आप इनकार करते हैं? देखो, जांच तो होनी चाहिए बाबूलाल कटारा ने किस किस को पेपर दिया था और किससे लिया था, इसकी अभिशंसा करने वाला कौन था। और सबसे बड़ा सवाल है कि आज तक किस किस भर्ती और में ये घपला किया है, कटारा के साथ और कौन कौन हाँ लोग हाँ, इन्वॉल्व हैं आरपीएससी के ही? किस किस भर्ती में घपला किया है। उन्होंने 17-18 तारीख को एसआई का इंटरव्यू भी लिया है, ईओ आरओ का पेपर भी बताया जा रहा है, उनके पास जिम्मेदारी थी। तो पूरी जांच होनी चाहिए। और मैं तो सरकार से मांग कर रहा हूं, अभी तक मुझे अफसोस है इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया। तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, बिल्डिंग पर बुलडोजर चलना चाहिए, संपत्ति जब्त होनी चाहिए, नए कानून की पालना होनी चाहिए। संपत्ति जब्त करो, 10 करोड़ का आर्थिक जुर्माना है, 10 साल की सजा है, तो उस कानून 33 के खिलाफ तत्काल कार्रवाई बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को तो बर्खास्त तुरंत करना चाहिए। और शेर सिंह मीणा का जो नाम आया, एक कर्मचारी है, जो आपने देखा होगा 150 से ज्यादा शिक्षा विभाग में ऐसे कर्मचारी है जिन्हें पेपर लीक में नाम आया, उनको निलंबित कर दिया। निलंबित का मतलब है घर बैठे आधी सैलरी दे रहे। हम मांग कर रहे हैं इसको निलंबित क्यों, बर्खास्त करो ना। किस बात की सैलरी? क्योंकि हम कार्रवाई नहीं कर पाते। पहले भी कई शिक्षकों का नाम आया, निलंबित कर दिया। जब इनमें डर नहीं होगा, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा, आरपीएससी में घूसकांड प्रकरण आया, एक सदस्य का नाम आया, उस समय उस सदस्य के ऊपर कार्रवाई हो जाती तो बाबूलाल कटोरा, इसको कटोरा कहूंगा, युवाओं को कटोरा देने का काम किया है उन्होंने, युवाओं के भविष्य को बेचने का काम किया। तो बाबूलाल कटोरा इतना बड़ा कांड नहीं कर पाता यदि उस समय उस सदस्य के खिलाफ कार्रवाई हो जाती, लेकिन उस मामले को दबा लिया गया और अब ऐसे लगा इस मामले को दबाया जा रहा है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि आपने इनको पकड़कर एक अच्छी आपने पहल की थी, अच्छा निर्णय आपका था, लेकिन इनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जाए जो आने वाले समय में कोई ऐसे कुकृत्य, ऐसा कांड नहीं करे, युवाओं के सपनों को नहीं बेचे। इसको एक मिसाल पेश करनी चाहिए, इसकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए, बर्खास्त करनी चाहिए और तमाम लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। तो आपके पास तो बड़े ऑफर आ रहे होंगे पॉलिटिकल पार्टी से कि अपनी पार्टी ज्वाइन कर लो, चुनाव टिकट दे देंगे। मेरे पास मैं जब भी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, तमाम नेताओं को पता है। आम आदमी पार्टी की नहीं, मैंने लगातार हमेशा जब भी जाता हूँ ना, तो हमेशा युवाओं के साथ, मैं उनके साथ ही जाता हूँ। मेरे सामने वो युवाओं के चेहरे नहीं, जो ऑफर कोई रोते हुए आते हैं। ऑफर कर रहा ऑफर है? तो खूब पहले काफी आए थे, लेकिन इस चीज में ध्यान नहीं दे रहा।
मैंने साफ कह दिया, मेरा लक्ष्य यह है कि जब आचार संहिता तक जो प्रक्रियाधीन 1 लाख भर्तियां हैं और जो 1 लाख की घोषणा की है, मैं उन लोगों में से हूँ, मैं काम करके जवाब देने वाला हूँ। मुझे थोथी राजनीति नहीं आती है। यदि मेरे युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, जब अन्य राज्य को लोग कहते हैं कि राजस्थान में इतनी भर्ती आ रही है, नौकरियां मिली, क्योंकि हम लगातार तल पे संघर्ष करते हैं, लाठियां खाते हैं, जेल जाते हैं। 300 से ज्यादा आंदोलन किए, दर्जनों बार जेल गया हूँ, दर्जनों मुकदमे हैं, 11 बार आमरण अनशन है, सब कुछ किया। इसके बाद 2-2.5 लाख लोगों को नौकरियां लगी और 1 लाख पर कह दिया ना, 1 लाख की अभी घोषणा करवाई। तो मेरा उद्देश्य यही है कि इस जो आचार संहिता लगे, इससे पहले ये 2 लाख भर्तियां इनको पूरी करूँ। 1 लाख तो पूरी हो जाएगी, लेकिन 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्तियां भी जारी हो जाती है। चुनौती है, पता नहीं क्या हो, लोग कह रहे हैं लॉलीपॉप, विज्ञप्तियां जारी हो जाती है, तो बाद में चाहे कुछ भी हो चुनाव में, लेकिन वो भर्तियां तो कोई भी सरकार आए, ये रिपीट होती है या दूसरी आती है, वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उनको वो पूरी करनी पड़ेगी। तो हमारी चुनौती है कि 1 लाख इन भर्तियों को पूरी करवाना और 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्तियां और कैलेंडर जारी करवाना। आचार संहिता तक जारी होने तक ये काम हो गया तो फिर चुनाव लड़ लोगे? नहीं, अभी कल किसी ने देखा, अभी फिलहाल कुछ भी निर्णय नहीं है। अभी फिलहाल हमारा युवा बेरोजगार महासम्मेलन के बाद यदि मान लीजिए पेपर लीक जैसी घटना ही नहीं रुकी, मान लीजिए युवाओं के सपने पूरे नहीं हुए, तो ऐसे में फिर मैं तो कोशिश करूंगा राजस्थान के हर युवाओं को इन नेताओं के सामने खड़ा करके सीधे टक्कर लेने का। लेकिन ये निर्णय लेंगे जून जुलाई के बाद, निर्णय लेंगे, जरूर निर्णय लेंगे। यदि चुनाव में उतरेंगे तो खुला उतरेंगे कहकर, ऐसा नहीं है कि उपेंद्र यादव गोल मोल जवाब दे रहा है। जब उतरूंगा तो ऐलान करके उतरूंगा, क्योंकि मेरी इस समय मेरी पार्टी मेरी युवा है और मेरा कर्तव्य है उनके अधिकारों के लिए लड़ना, उनका भविष्य बचाना, बाबूलाल कटोरा जैसे लोगों से, और इन माफियों का खात्मा करवाना और लंबित और प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूरा कराना, उनका कैलेंडर जारी करना, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन चुनाव लड़ने वाला तो अभी विधानसभा में तैयारी करने चला जाता, क्षेत्र में घूमने लग जाता कि साहब मुझे चुनाव लड़ना। मैं तो यहाँ युवाओं के लिए कल कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव कर रहा था, 10 तारीख को फिर घेराव कर रहा हूँ कि इनका परिणाम जारी करो। तो मैं तो युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ, अभी भी लड़ रहा हूँ, और जब तक मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में अंतिम सांस तक युवाओं के लिए लड़ूंगा। चलिए, शुक्र है। ये थे उपेंद्र यादव जो कह रहे थे कि वो युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। दरअसल जो काम पॉलिटिकल पार्टियों को करना है, सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता में रहते हुए करना है, विपक्ष को विपक्ष में रहते हुए करना है, वो काम बेरोजगारों को करना पड़ रहा है और बेरोजगारों की अगुवाई उपेंद्र यादव कर रहे हैं इस रूप में। हालांकि पत्ते पूरे नहीं खोले, लेकिन एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो हर किसी की होती ही है और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत आने के लिए और बातचीत करने के लिए। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आए तो नोटिफाई हो जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।